आज मैं इस चर्चा की शुरुआत सतीश झा साहब के साथ कर रहा हूँ। सतीश झा साहब बहुत सीनियर रहे हैं पत्रकारिता में। जनसत्ता, दिनमान इन सब के एडिटर, अब बॉस्टन में शिक्षा में अब पूरी तरह से पैर जमाए हुए, लेकिन पत्रकारिता की एक पैनी नजर रखते हैं। सतीश साहब, मैंने हिंदुस्तान के रेफरेंस में आने से पहले अमेरिका, जो जिसको मतलब मैं लोकतंत्र के दो लोग मिसाल देते हैं, एक हिंदुस्तान की और एक अमेरिका की, द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां पे भी लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं इस बार चोट हुई है। और वो जो ट्रंप का जाना और जिस तरह से कैपिटल हिल में जो रॉयट्स हुए, आपको हिंदुस्तान की याद आई कि आपको लोकतंत्र की जो जिस तरह से धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई अमेरिका में, उस पर दुख हुआ? तो वही क्या खोया क्या पाया, आपसे शुरू कर रहे हैं और थोड़ा अमेरिका का व्यू पॉइंट दीजिए, फिर हम लोग हिंदुस्तान पे भी कुछ डिस्कस करेंगे। जो 6 जनवरी को अमेरिका में हुआ, वो 75 साल में भारत में अभी तक उसके आसपास कोई चीज देखी नहीं गई है। 6 जनवरी का महत्व तो अमेरिका के लिए अगले 100 सालों तक मुझे लग रहा है हमेशा दिखता रहेगा, लोगों को उसका रेफरेंस पॉइंट बना रहेगा। अभी जो एक कमीशन बना है अमेरिका की कांग्रेस में 6 जनवरी की बात को समझने के लिए, उससे कई चीजें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने हमेशा दावा किया था कि जितना अगर बाइडेन जीतेंगे इसलिए कि वो सब झूठ कर रहे हैं और इसलिए कि वो फर्जी वोट पड़ रहे हैं, और तमाम तरह के उसने अपने जो उसका बेस था, जो करीब मान लीजिए 30% अमेरिकन का है, उन सबको उसने भड़का रखा। उसके साथ उसने कोशिश की अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसरों के साथ, जिनको पॉलिटिकल अपॉइंटेड के साथ, और सबको इस तरह से उनको ठोकर लगाई और उनको जबरदस्ती की कि आप किसी भी तरह से असम्मत होने दो। लेकिन इसमें ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसमें इतनी जरूर ताकत थी कि उन्होंने ट्रंप को ऐसा करने नहीं दिया। लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेटजी बना रखी थी कि किसी न किसी तरह से वो अब हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा। उसका ये बात सबको मालूम है, जो से लोग कहते नहीं है, कि अगर वो पेंस को मान लीजिए किसी तरह से मारने की जो बात थी वो मर जाते हैं किसी भी तरह से, या नैन्सी पेलोसी, उसके बाद मार्शल आर्ट डिक्लेयर करते, उसके बाद कोई लॉ होता ही नहीं है, वो हमेशा बैठे रहते। उनका मंतव्य यही था। अब ये बातें सामने आ रही हैं क्योंकि अब देखा गया कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था इस बात को लेकर कि कैसे ट्रंप को राष्ट्रपति न बनने से मतलब ये निश्चित किया जाए कि बना ही रहे, बाइडेन को न बनने दिया जाए। इसके बारे में सारी बातें इस तरह से हुई थी। तो अब ये लग रहा है, कई लोग लगता है कि शायद ट्रंप को अब इससे निकलना मुश्किल हुआ, क्योंकि अभी फाइनली बाइडेन ने और कांग्रेस ने उनको परमिशन दे दी है कि ट्रंप साहब जो है, उनके जितने कागज हैं व्हाइट हाउस के, वो सब दे दिए जाए उस कमीशन को। और ट्रंप सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि शायद उनको परमिशन दी जाएगी कि ट्रंप के कागज कांग्रेस ने जो बॉडी है उसको दे दिए जाए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हुआ है वो पूरा एक तरह से प्री प्लान्ड कू था। कहीं और होता तो लोगों को फांसी लग जाती। चूंकि अमेरिका थोड़ा परिपक्व डेमोक्रेसी है तो वहाँ इस बात में फांसी नहीं लगेगी, लेकिन कई लोग जो जेल जरूर जाएंगे इसमें, वो चाहे ट्रंप के डिसीजन भी होंगे। ट्रंप की बारी आएगी नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वो काफी सक्रिय हैं किस तरह से कि ऐसा ना हो। रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ 90% है, जो उनके साथ नहीं है उनको हारना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारा ख्याल है कि डेमोक्रेसी के इतिहास में 6 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख रहेगी। जी, मैं एक चीज और जरा आपसे, क्योंकि हिंदुस्तान में इधर भी को चल रहा था बहुत दिनों से, एक धर्म संसद नाम की चीजें शुरू हुई हैं, और ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो जो भी थिंक टैंक है बीजेपी का या उसके पीछे, उन्होंने अब पॉलिटिशियन की जगह सो कॉल्ड धर्म गुरुओं से गांधी को गाली दिलवाना, गांधी को डिस्क्रेडिट करना, गोडसे का महिमा मंडन करना, ये सब शुरू करवाया है। लेकिन इसका क्या असर विदेश में भी पड़ता है हिंदुस्तान की ओवरऑल छवि के ऊपर? देखिए, आज की छवि जो पिछले 7-8 साल में भारत की बनती जा रही है, वो ये कि यहाँ हिंदुत्व वादियों ने इस देश लोकतंत्र पर एक धावा बोल रखा है। जो एक धर्मनिरपेक्षता थी भारत की, उस पर सवाल लगा हुआ है। आज की तारीख में जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आर्टिकल है भारत के बारे में, उसमें सारी चर्चा इस बात की हुई है कि कैसे भारत में जो वो धर्म जिनकी संख्या कम है,
उनके ऊपर किस तरह से आरोप लग रहे हैं और उन पर किस तरह से आक्रमण हो रहा है और उनको किस तरह दबाया जा रहा है और वो किस तरह से दहशत में जी रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, सबके ऊपर ये बात होगी। सवाल ये है कि शुरुआत मुसलमानों से हुई है, अगला होगा आपका ये क्या कहते हैं कि क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद होगा सिख, फिर आएंगे बहुत, जो भी उनके साथ नहीं है। हिंदुत्व अगर आप मान के चलेंगे कि हिंदू राष्ट्र है भारत, भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी लोग जो है वो सेकंड डिग्री के सिटीजन हो सकते हैं लेकिन पूरे नागरिक नहीं हो सकते। उनको मानना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है। अगर इस बात को लेके चल रहे हैं तो दुनिया भर उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आज की तारीख में सही बात, लोग कुछ भी कह दें, सही मायने में कोई भी राष्ट्र सिर्फ धर्म को लेकर नहीं चल रहा, एक्सेप्ट जो कुछ इस्लामिक स्टेट्स है और नेपाल पुरानी तरह से, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक है। नेपाल में कुछ भी कह लीजिए, उसको हम लोकतांत्रिक मानेंगे, जहाँ पे साम्यवाद भी है, जहाँ लोकतंत्र भी है, जहाँ राजा को हटाया गया, तमाम चीजें हुई ही ऐसी जिनको हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। तो यानी कि आज की तारीख में जो मुस्लिम स्टेट्स है उनके अलावा कोई भी धर्म परक राज्य कहीं पर नहीं है। ये कहना कि इंग्लैंड जो है सिंबॉलिकली क्रिश्चियन स्टेट है, वो नहीं है। इंग्लैंड एक तरह से डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने जितना अभी तक किया है पिछले 100 150 200 सालों में, उसका तो कोई मिसाल नहीं है। फ्रांस में उन्होंने अपनी एक परंपरा से किया है, पूरे यूरोप में हर देश ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारी भी अपनी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की लड़ाई है ये बेकार की लड़ाई थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज विकास की बात करनी थी। लेकिन जो लोग इसके आगे देख नहीं पाते, और जहां भी आप देखेंगे जिस भी समाज में लोग हमेशा पीछे की ओर देखेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाते, और इन लोगों के पास आगे देखने की समझ नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो वेद और वेद, अभी देखा होगा आपने कि आर्यन इन्वेजन हुआ था कि आर्यन इमिग्रेशन हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने तमाम तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी हैं। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में वेद वेदांत हिंदुत्व की बात, और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं उस तरह से हो, जिस तरह से बहस की बात अब तक होती वैसी ना हो। यानी कि ये इतिहास बदलना चाहते हैं, ये भविष्य बनाना नहीं चाहते। तो ये लोग जो है, जो मेरा अपना मानना है, मैं 12 बरस की उम्र से सुन रहा हूँ कि मुसलमान जो है गंदे लोग हैं, एक ये जो हिंदुत्व वाले करते थे, और इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, औरंगजेब बहुत खराब बादशाह था, और जो बाबरी मस्जिद है ज्ञानवापी है, इसे वापस देना पड़ेगा, ये 12 बरस से सुन रहा हूँ। लेकिन आज की में जो देख रहे हैं वो एक किसी की अपनी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, दो चार लोग इस तरह सोच सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब उसको हम हिंसा के तौर पे, जेनोसाइड के ऊपर, जनसंहार के ऊपर लाते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। अब ये बात पहुंच चुकी है जनसंहार की तरफ, और इसका जिक्र हुआ था 2014 में, मैंने खुद देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ था, लोग कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं कि हमें 2-3 करोड़ मुसलमान मारने हैं। ये जो बात शुरू हुई थी, मैंने कहा ये तो सिरफिरे लोग हैं। ये सिरफिरे नहीं है, अब ये मेन स्ट्रीम बन गए हैं। अब हमें इनसे निपटना पड़ेगा, उसके लिए हमें तरीके निकालने पड़ेंगे, अब कैसे जूझें, कैसे समझाएं, कैसे करें, इस पे हमारे पूरी सिस्टम को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं अपोजिशन पार्टीज भी कुछ नहीं कह पा रही हैं, क्योंकि वो भी डरती है कि ऐसा कहेंगे हिंदुत्व के उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत परेशानी हो गई है। तो एक तो ये है कि बीजेपी अब एक शेर की सवारी कर रही है, ये शेर बीजेपी को कब निकलेगा वही देखना चाहता हूँ, कब जल्दी से निकले उसको, क्योंकि ये शेर उसको निकलेगा, सवाल ये कब निकलेगा कि क्या ये लड़ाई लड़ाई 5 साल की है, 10 साल की है, 100 साल की है, या जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जी, मैं एक एक चीज जरा आपसे और समझना चाह रहा था, फिर मैं जरा एक दो विषय और थे। जैसे हिंदुस्तान भाई एक सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है। लेकिन जो आज आप लोगों से होता है, जो पेपर पढ़िए, पेपर की जो विदेशी पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उनको पढ़िए, तो वहां पे वो सेकुलर छवि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वो अपने को बाहर कहीं ना कहीं एज सेकुलर स्टेट स्टैब्लिश करने में काफी हद तक सफल हुआ है। आपको क्या लगता है, ये क्यों विरोधाभास है? देखिए, भारत की छवि आज की तारीख में है कि इस जब तक हिंदुत्व ताकतें वहां पे हैं, सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य आज की तारीख में है। आपने देखा जो मदर टेरेसा की जो सिस्टर चैरिटी पे कुछ हुआ है, उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भारत ने बहुत काम किया है इस बात के लिए कि किसी ने उसको समझा जाए कि वो धर्मनिरपेक्ष अब नहीं है। बांग्लादेश ने विकास की बात की है, बांग्लादेश कह रहा है कि
बांग्लादेश मानता है कि हम विकास की बात करें, उस विकास में जो है धर्म की बात नहीं करते। वो देखते हैं कि किस तरह से हमारे लोग, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, कैसे ऐसे धंधे लाए जाए, किस तरह जो विश्व मार्केट है, विश्व व्यापार है, उसमें कैसे जुड़े। तो बांग्लादेश ने वो एक दूसरा रास्ता तैयार किया है। वहां पे कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, मुसलमान हिंदू का झगड़ा नहीं है वहां पर। वहां ज्यादा झगड़ा इस बात का है कि हम कैसे बड़े बने। अभी अब पिछले 30 साल पहले हमारे इलाके का सबसे गरीब देश था बांग्लादेश, और आज की तारीख में वो उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी भारत से आगे बढ़ गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसकी एक ही वजह है कि उन्होंने धर्म को राज्य से उस तरह जोड़ा नहीं जिस तरह की भारत आज जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब तक भारत में धर्म प्रधान नहीं था, भारत तरक्की हो रही थी। जैसे ही धर्म बीच में आ गया, उस रास्ते में आ गया, भारत की जो प्रगति है तब से रुक गई। 2014 से भारत की आर्थिक तरक्की, तकनीकी तरक्की, और जो तमाम जो आप कहते हैं जो कि डिप्लोमेटिक जो एक तरक्की हुई थी, वो भी रुक गई एक तरह से। लेकिन भाई कुछ भी कहें, अपने आप कितना अपना डंका पीटते रहे, लेकिन तथ्य यही है कि हर जगह भारत की जो स्थिति है वो आज काफी कमजोर है, उसकी छवि बहुत मलिन हो चुकी है एक तरह से। और जी बांग्लादेश की जो है उन लोगों ने सिर्फ विकास की बात की है, उन धर्म को पीछे छोड़ दिया है। जी। मैं एक और अब मैं मेन उस पर आपसे जरा बात कर लूं। किसान आंदोलन भाई हम सब लोगों के लिए एक बिल्कुल आई ओपनर था, नया तरह का अनुभव था। किसान एक साथ एक किसी विषय को लेकर आंदोलित हुए, उन्होंने एक लंबे समय तक बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एक बढ़िया मूवमेंट चलाया, बिल्कुल गांधी के रास्ते पे। और उसमें किसान ने खोया बहुत भाई, 700 लोगों की शहादत गई हुई। किसान का कहना यह है, मैं कल एक बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब आप कह रहे हैं क्या खोया, क्या पाया इसमें। वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे सांप छोड़ दो एक कमरे में और फिर सांप को हटा लो तो आप कहिए कि बहुत पाया, सांप हटा दिया। तो वो तो किसी कानून लाए, उसको हटा लिए, तो अभी हमने पाया तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान ने अपनी ताकत का अंदाज उसको हो गया है। किसान ने इस देश में ये दिखा दिया है कि अगर आप गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं तो सरकार जितनी ताकतवर हो, सरकार को आपके आगे आके बात भी करना पड़ेगा और आपकी बात माननी भी पड़ेगी। ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जरा एक थोड़ा बताइए। किसान आंदोलन जिस तरह से सामने आया वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप देखिएगा ये तो ये काफी क्षेत्रीय रह गया। कितना भी कहेंगे देशव्यापी नहीं बन पाया। दूसरा, जो उसके नेता थे वो काफी समृद्ध थे, उनकी समृद्धि और उनकी समझदारी, उन सब ने एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक कहिए कि एक पाठ में सिखाया है कि अगर हम चाहें ठीक से काम करें, परिपक्व लीडरशिप हो और सब जुड़ के काम करें तो सरकार को भी झुका सकते हैं। ये एक उसका एक बहुत बड़ा एक जो पार्ट है, उसको उससे हमें कौन सीखना पड़ेगा, उसके जो जितने लेसन है सबसे सबको सिखाना पड़ेगा हमें। और हमें लगता है कि अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष हमारी सरकार होती तो हम इस सबसे सीख के, जैसे जेएनयू की जो वाइस चांसलर पहले थे पार्थसारथी, वो कहते थे जब तक तुम लड़ाई नहीं करोगे, मांगने ठीक से मांगोगे नहीं, हम तुम्हें कोई बात नहीं मानेंगे। यानी कि जब तक उन्होंने सिखाया लोग कैसे विरोध करते हैं, कैसे एक जनतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है लोगों के सामने, उसकी वजह है उसमें जो लीडरशिप बदलती रही है। लेकिन एक तो मुझे लगता है उनका जो एक परिपक्वता और कुछ उनकी जो एक समृद्धि थी, समृद्धि से बहुत फर्क पड़ा। उनमें एक ताकत थी कि वो साल भर मूवमेंट चला सकते थे, उनमें ताकत थी कि वो सबको ठीक से खाना खिला सकते थे, रख सकते थे, ख्याल कर सकते थे। वो ताकत अगर हमारे आंदोलन में है तो हम सरकार से निपट सकते हैं, लेकिन उसके बिना सरकार से बात करना आसान नहीं होता। और अपोजिशन पार्टीज को सीखना पड़ेगा इससे कैसे आगे बढ़े इस तरह से। जी, मैं उसको एक और चीज तरह से देखता हूं कि वहां पे जो आंदोलन सफल हुआ उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय गुरुद्वारा और गुरुद्वारा का जो डिसिप्लिन है उसको गया। क्योंकि वो जो व्यवस्था थी रहने की, खाने की, इसकी तरफ एक तरह से बिल्कुल निश्चिंत थे ये लोग जो धरने पे बैठे थे कि अगर अगर गुरुद्वारे के लोग आ गए हैं तो खाने की दिक्कत नहीं होगी और रहने और उसकी व्यवस्था हो जाएगी। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रोल था, ने प्ले किया है इस पूरे आंदोलन में। बिल्कुल। देखिए गुरुद्वारा का जो अपना एक उसकी संस्कृति रही है, जिसमें जो लंगर की जो प्रथा है और सेवा करने की जो भावना है,
और उसमें कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक हिस्टोरिकल उनकी एक स्ट्रेंथ है, मान लीजिए उनकी ताकत। और जहां भी आप देखें सिख लोगों ने जो भी आंदोलन चलाया है, ये बात अलग है कि जब खालिस्तान की बात शुरू हुई, बहुत बड़ी बात थी, उनको गिल साहब ने फाइनली उसका ख्याल किया, रखा उसका। लेकिन उसके पीछे भी अलग कितनी भी राजनीति रही होगी, लेकिन वो काफी एक तरह से देखे जाए बहुत बड़ा आंदोलन था। उसको केपीएस गिल के अलावा उसको खत्म करना आसान नहीं था, जिसको करने के लिए पूरा राज लगाना पड़ा, पूरे देश की ताकत लगानी पड़ी। तो अगर जो एक परंपरा है सिख धर्म में भारत को बचाने की, अगर उसका उन्होंने इस्तेमाल किया किसानों को बचाने के लिए, तो हम समझ सकते हैं क्यों जीत गए। लेकिन वो उसके हम जो पाठ हैं वो सबको सीखने पड़ेंगे। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको सीखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जब एक तबका और बड़ा तबका इस तरह से हावी होने की कोशिश करे, तो हम किस तरह से उससे हम उसके सामने अपनी बात रखें और कैसे राज्य को अपने सामने अपनी बात मानने के लिए तैयार करें, उसको झुकाने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश। हमें किसी को झुकाना नहीं है, हमें हमें बात साफ रखनी है। बहस ऐसी होनी चाहिए जो भी काम हो वो फेयरनेस के साथ हो, जिसमें औचित्य हो। और ये बात तभी हो सकती है जब हमारे पास पूरे के पूरे साधन हो और एक परिपक्व जो नेतृत्व होना चाहिए। तो नेतृत्व जो है उसपे काफी मजा हुआ था। आपने देखा पूरे साल भर तक जो आंदोलन चला, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस पे तो कई सारी पीएचडी रिसर्च होनी चाहिए। जी। मैं अब एक और इसमें मुद्दा, पिछले 2021 का वो मुद्दा हरदम याद रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसका हिंदुस्तान से कनेक्शन हो और उसने किसी को खोया ना हो। कोरोना का तो जो समस्या आई वो आई, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट, जो कुप्रबंधन हुआ, जिस ढंग से हम लोगों ने उसको एड्रेस किया, वो आपको नहीं लगा कि कहीं हम लोग अजीब ढंग से उसको एड्रेस किए थे? जबकि एक कोरोना 1 आ चुका था, एक हमारे पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन भी मतलब 2021 की देखिए, सेकेंड वेव। जी। मेरा मानना है, मैं पिछले 35 से 40 वर्ष तक भारत की जो पब्लिक पॉलिसी को देखता रहा हूँ। मेरा मानना है कि भारत की पब्लिक पॉलिसी में जब भी जनता की बात आती है, तब कोई भी ऐसा उदाहरण 75 साल में नहीं है जब गरीबों की बात जो आती है तो उस पर कोई भी पॉलिसी सही हुई है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं, वो गरीब अमीर नहीं देख रहा था। अगर शुरू हुआ तो उस पर जो भी है, अगर आपका शरीर है तो आप उतने ही वल्नरेबल है, चाहे आपका अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसलिए पॉलिसी इसलिए फेल हुई कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसमें गरीब अमीर का फर्क खत्म हो गया। अब देखिए, किसी के पास इसका पूरा अनुभव नहीं था। अमेरिका में काफी तैयारी थी, ट्रंप ने उसको खड़ा कर दिया था, इसलिए ट्रंप को अलग तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी और उसके हार में एक बहुत बड़ा उसका योगदान भी था। लेकिन उसके अलावा जो तमाम देश सब सीख रहे थे कैसे करें, किसी के पास ऐसा अनुभव नहीं था। तो ये, लेकिन भारत में जो एक शुरुआत हुई कि हम सब कुछ कर लेंगे अपने आप, हमें डंका बजाना शुरू किया, ताली ताली की बात हुई, जो नेतृत्व जो था वो अपने आप बिल्कुल 21वीं शताब्दी में ऐसे काम करते जैसे हम 16वीं शताब्दी में रहते हैं। जो चीजें 21वीं शताब्दी की हैं उनको हमें तय करना पड़ेगा जैसे आज की तारीख में, क्योंकि जो जितने भी जो हमारा जो रहन सहन है वो 21वीं शताब्दी का है, वो 16वीं शताब्दी का नहीं है। हमारी आबादी 40% जो है शहरों में है। जो भी हुआ भारत में, जो कुप्रबंध है उसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये लॉकडाउन कर दिया अपने आप, बिना सोचे हुए कि लोग कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अमेरिका में कहीं भी लॉकडाउन के बाद भी कोई भी आदमी, किसी को महसूस ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लॉकडाउन है, क्योंकि उसके नियम बने हुए थे। कहीं किसी को ऐसा नहीं लगा कोई लॉकडाउन है, कहीं किसी ने, पुलिस वाले ने किसी को मारा नहीं, कहीं किसी पर कोई मुकदमे नहीं चले। कोई फाइन हुआ तो फाइन हुआ, ठीक है, आप फाइन इसलिए हुआ कि आपने कोई जो एक आदेश उसको नहीं माना, उसके फाइन आपके साथ लिखे हुए हैं, फिर भी आप उसकी अवहेलना कर रहे तो फाइन लगेगा। तो वो फाइन जब भी लगा तो वो छोटी बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि राज्य ने लोगों के खिलाफ एक आंदोलन चला दिया, या किसी छोटे पुलिस वाले ने सबकी गाड़ी पर डंडा मारा, लोगों मारा, या लोग जा रहे हैं ख्याल नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत में नागरिक की कोई कदर नहीं है, हमारे लोगों का सम्मान नहीं करते। किसी भी आदमी का सम्मान हमारे यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, जबकि जो समृद्ध देश है वहां पे है, अमेरिका में है। तो अमेरिका में किसी भी व्यक्ति का कुछ हो जाए तो उसकी वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर नागरिक का अपना अधिकार है, उसकी अपनी अपेक्षा है, उसके साथ पूरा समाज के साथ जुड़ने करता है। गलतियां होती हैं, वो गलतियां होती हैं, लेकिन जो समाज है, जो राष्ट्र है और जो व्यवस्था है, वो अपनी तरफ से कभी कोशिश करती है कि जो संविधान की बात करें
जो जो कानून बने उस तरफ से। अमेरिका में आप देखा इस तरह कोई बात नहीं हुई। यूरोप में भी अगर हुआ तो वह फाइन किया गया, किसी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया किस बात के लिए। तो ये जो भारत में जो हुआ, जो थाली फेंकने की बात हुई, हम कर लेंगे, पतंजलि की बात हुई, हम दवाई निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, दुनिया भर को दवाई दे देंगे हमारे पास, वो जो जो अंधविश्वास की बात थी और जो बड़बोलेपन की बात थी और मुफ्त में अपनी छत पीटने की बात थी, उसका जवाब उनको मिला 2021 में। जो 2021 में जो हुआ, जो लाशें जो दिखी, जिस तरह से जो शव यात्राएं हुई, जिस तरह से लाशें जलाई गई, शहर लग रहा है जल रहे हैं, वो सब अपने आप उसकी छवि जो है उसको हमें खोना नहीं चाहिए। वो हमारे व्यवस्था की जो गैर नागरिक के विरोध की जो हमारी सरकार है, सिर्फ इलेक्शन में हम वोट लेके सरकार बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हम किसके नौकर हैं। हर मुख्यमंत्री को हर नागरिक का नौकर बनाना चाहिए। जब तक हम वो नहीं कर सकते, अकाउंटेबल, नौकर बने अकाउंटेबल करना चाहिए। आज की तारीख मुख्यमंत्री कुछ भी भौंकता रहता है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर देता है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो जनता का नौकर है, सेवक है। ये बात, इसके लिए जो है पूरी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आपने उसको वोट दिया है, उसकी फिर पिटाई कीजिए, उसको पकड़ के लाइए, ये तुम क्यों नहीं मेरा काम कर रहे हो। तो उसके लिए कैसे व्यवस्था बनाएंगे वो देखना पड़ेगा हमें। जी जी, मैं एक चलते चलते अंतिम प्रश्न, डॉक्टर संदीप पांडे आ चुके हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनको आने से पहले एक प्रश्न मेरे किसी दर्शक का है और वो मुझे बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जरा फिर भी करूं। शिवम नौटियाल साहब हैं कि आपके विचार से पत्रकारिता में कितना भविष्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जिसके नजदीक पहुंच चुका है वो नहीं, अब मुझे पत्रकारिता में कुछ करना है। आप बताएंगे तो मार्गदर्शन में मुझे बहुत मदद होगी। अरे जनरल पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स जो खराब हो रहे हैं उस पर बात, जो मेरी समझ है, मेरे ख्याल में हर जगह एक लॉस हुआ है, एनी फील्ड, तो वो शायद नहीं, बिल्कुल। देखिए पत्रकारिता को जो नुकसान देश में हो रहा है वो कुछ बहुत बड़ा है, क्योंकि पत्रकारिता एक स्तंभ है लोकतंत्र का। उसको जिस तरह से आज की सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार है उसने और तमाम राज्य सरकारों ने जिस तरह से कमजोर किया है और रोजाना कोशिश करते रहते हैं कमजोर करने की, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब पत्रकारिता काफी मजबूत रहती है। वो एक रस्साकशी चलती रहती है, लेकिन रस्साकशी में थोड़ी बहुत कमजोरियां होती है। यहाँ तो उन्होंने पूरी तरह उसको बधिया कर दिया है। जो बधिया मीडिया है, ये गोदी मीडिया नहीं, बधिया मीडिया है पूरी तरह से। तो एक गोदी मीडिया है, एक बधिया मीडिया है, दो चार लोग को बोल लेते हैं। वो जो बोल लेते हैं वो बहुत बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हमें, जैसे जैसे बर्मा तक में अब बात हो रही है कि एक सब कुछ के बाद डेमोक्रेसी के लिए फिर भी एक आशा है, वो आशा खत्म नहीं होती। वो आशा खत्म ना करने के लिए हमें नौटियाल जैसे लोग चाहिए। उस तरह के लोग जो पत्रकारिता की जो मान्यताएं हैं उनके साथ जीना चाहें, खड़े हों। अमेरिका की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि यहाँ करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए जीते हैं, उसकी मान्यताओं के साथ चलते हैं। वो हर बात पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, वो हर बात पे सरकार से लड़ते हैं, लोकल स्तर पे, गांव के स्तर पे, छोटे स्तर पे, शहर के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे। जब तक ऐसे लोगों के देश में 10-15-20 लाख लोगों की फौज तैयार नहीं होती जो कि हमारे सामाजिक नेता बनेंगे, हर स्तर के नेता बनेंगे, और ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं होंगे, पार्टी से अलग होकर बनेंगे, जब तक वो नहीं होता, लोकतंत्र में उसकी जो जड़ें, जो हमारी जो सींचने की बात हो रही है, वो कटती रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी ज्वाइन करने के लिए। आपके यहाँ तो करीब आधी रात, आपके से मालूम नहीं क्या टाइम होगा, क्योंकि 2 बज गए, 12-14 तो बिल्कुल मतलब निशाचरों का टाइम इस समय तो है, जो हम लोग नहीं, इस मौके के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 सभी हमारे लिए और सभी देश सुनने के वालों लिए। को। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।